जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। महाराष्ट्र में कहर बनकर टूटा बारिश, भूस्खलन, 129 लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पटना में दौड़ेंगी 50 नई सीएनजी बसें, 350 एम्बुलेंस को भी मिली सौगात। सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का शानदार आगाज, न्यूजीलैंड को 3-2 से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। मैं हूं आपके साथ रुतेक। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुंबलर इलाके के शोक बाबा जंगलों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन अभी भी जारी, आपको बता दें, उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बल शोक बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और उसी दौरान जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बल भी फायरिंग करने लगे और उसके बाद मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कहर के बीच राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। बारिश से बने हालात और भूस्खलन की वजह से राज्य में 129 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच पुणे मंडल में 84,452 लोगों को शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते 84,452 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया उनमें 40,000 से अधिक कोल्हापुर जिले से हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि कोल्हापुर शहर के पास पंचगंगा नदी साल 2019 में आई बाढ़ के स्तर से भी ऊपर बह रही है। पुणे और कोल्हापुर के साथ ही मंडल में सांगली और सतारा जिले भी आते हैं। सतारा भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 40,000 से कम दर्ज किए गए हैं। शनिवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,097 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और 546 संक्रमितों की जानें भी गई हैं। और इससे पहले शुक्रवार को 35,342 नए मामले सामने आए थे। और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 35,087 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 3,464 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा बनी है। कुल 4,08,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,13,32,000 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,20,000 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। खास करके अच्छी बात तो यह है कि 3,05,03,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया है। शनिवार को ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-2 से करारी शिकस्त दी है। बिल्कुल, और टीम इंडिया के इस जीत के हीरो हरमनप्रीत सिंह रहे हैं, जिन्होंने सबसे अधिक 2 गोल की। भारत के लिए हरमनप्रीत 26वें और 33वें मिनट के अलावा रुपिंदर पाल सिंह ने 10वें मिनट तक गोल दागे हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की ओर से केन रसेल और स्टीफन जेनिस ने गोल किए हैं और न्यूजीलैंड के लिए मुकाबले की शानदार रही, जब केन रसेल ने 6ठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। अब बता दें कि इसके बाद मैच के 10वें ही मिनट में रुपिंदर पाल ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल दागकर भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी। गोल खाने के बाद कीवी टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए लगातार 4 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए हैं, लेकिन वो भारतीय डिफेंस को भेद नहीं पाई। दूसरे क्वार्टर में खेल के 26वें मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। वहीं भारत की यह बढ़त हाफ टाइम तक कायम रही। तीसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर एक और गोल कर भारत को 3-1 की बढ़त दिला दी। फिर मैच के 43वें मिनट में स्ट्राइकर स्टीफन जेनिस ने बेहतरीन फील्ड गोल दागकर स्कोर को 3-2 कर दिया।
और बात करेंगे बिहार की। जी हां, आज मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बसों के परिचालन का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने डीटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को सौगात दी है और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को 50 सीएनजी बसों का तोहफा दिया है। इसके साथ साथ सीएम नीतीश ने बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस भी लाभुकों को सौंपा है। परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार इन सेवाओं की शुरुआत उन्होंने की है। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया गया है। और हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर ने वहां का जायजा लिया और खास बातचीत की परिवहन सचिव से। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक सौगात लोगों को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी शुरुआत है। पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत हो रही है। 50 से अधिक बसेस आज सड़कों पर आ रही हैं। पहले इलेक्ट्रिक बसेस आई, अब सीएनजी बसेस आ रही है। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट जितने भी पटना के सिटी बसेस हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे ताकि पटना को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और लोगों को एक अच्छी सीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। ये बसेस सारी सुविधाओं से संपन्न है और इसमें लोगों को काफी अच्छे माहौल में यात्रा कर सकेंगे। एम्बुलेंस भी कई सारी लोगों को दी जा रही हैं। एम्बुलेंस 350 एम्बुलेंस आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित की जा रही है। राज्य के हर कोने से 2-2 एम्बुलेंस दी जाएंगी हर प्रखंड को, ताकि लोग बेहतर सुविधा इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच सके। क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान पाया गया कि निजी क्षेत्र में एम्बुलेंस की संख्या काफी कम है और उसको बढ़ाना काफी जरूरी था। और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 2-2 लाख रुपए हम लोग हर एम्बुलेंस पर सब्सिडी देंगे। तो आज जितनी भी एम्बुलेंस है सबके पर सरकार ने 2-2 लाख रुपए सब्सिडी दी है और जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो मालिक भी हैं, मतलब ड्राइवर ही मालिक बन गया है। तो उसके आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात, जो दुखी लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको इलाज के लिए नियरेस्ट अस्पताल जाने में गाड़ियों का अभाव नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, जिनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को सौगात तो दी है, लेकिन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ये एक पहल सरकार की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। मुंगेर वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में आज 2 ऑक्सीजन प्लांट का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उद्घाटन करेंगे। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिले में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। आईटीसी के सहयोग से स्थानीय डेडिकेटेड कोविड सेंटर जीएनएम परिसर में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 2 प्लांट लगाए गए हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं और मुंगेर वासियों के लिए बहुत बड़ी तोहफा मिलने जा रहा है। जो जीएनएम स्कूल में ऑक्सीजन प्लांट, जिसको हम लोग PSA कहते हैं, लगा हुआ है, जो आईटीसी दिया हुआ है, बनकर तैयार है, उसका कल उद्घाटन होगा और मुंगेर वासियों को के लिए वो खुल जाएगा। और बक्सर में नहर को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। बता दें कि आपको बाईपास नहर में कूड़े को डंप किया जा रहा है। कूड़े के ढेर से चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय के अंतर्गत जल जीवन हरियाली योजना चलाई जा रही है, वहीं राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आहर, नहर, तालाब, पोखर और कुएं का जीर्णोद्धार करवा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारी नहर को डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि जिले के बड़े अधिकारी ही सरकार के नियमों का, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देखने सुनने वाला यहां कोई नहीं है। क्या पदाधिकारी जो भी है उनकी लापरवाही की वजह से फेंका जा रहा है, ठीक ना। और देखिए, हमारे जो भी यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, डीएम साहब, एसडीएम साहब,
ये सफाई पे लगे हुए हैं। और जो यहाँ पे ये शौचालय आपको दिखाई दे रहा है पीछे, लोग बाग रोड पे पेशाब कर रहे हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जाने के लिए रास्ता नहीं है। साथ में ही और पटना गया रेलखंड के ट्रैक पार करने के दौरान दो सगी बहनें ट्रेन की चपेट में आ गईं, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे का इलाज पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। और इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम छा गया है। और बात करेंगे बक्सर की, जहां डुमराव रेलवे स्टेशन पर विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवती ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। युवती के परिजनों ने बताया कि वो अभी पढ़ाई कर रही थी। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये परिवार वालों को अब भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल पुलिस की माने तो वो मामले की जांच कर रही है। और खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत डोभी चतरा मार्ग पर कार और हाईवा की सीधी टक्कर में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी डोभी में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर डोभी थाना की पुलिस को कार में फंसे शवों को निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि गया और आसपास के रहने वाले लोग चतरा की ओर से गया आ रहे थे। रामचंद्र जी के पिताजी को ठीक हो रहा है। हॉस्पिटल में रहते हैं, बड़ा डॉक्टर है। अच्छा। और सब डॉक्टर कोई पार्टी था, वो कहीं सब डॉक्टर मिलके जा रहा था कहीं और क्या। आप लोग को सूचना प्राप्त हुई कि कंजियार मोड़ के पास, डोभी थाना अंतर्गत कंजियार मोड़ के पास जी हाईवा और एक 4 व्हीलर आपस में भिड़ गया जी, जिसमें 7 लोगों का मृत्यु हो गई। बात करेंगे सुपौल की, जहां बलुआ थाना क्षेत्र के पास गेड़ा नदी में एक युवती का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को युवती घर से खेत की तरफ निकली थी। देर शाम तक घर नहीं आने पर उसके परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। और इसी बीच युवती का शव नदी से बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बलुआ पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है। कल बच्ची जो है शाम के 5 बजे घास काटने के लिए गई थी, उधर से वापस नहीं आई। कुछ देर बीतने के बाद हम लोग पूरा छानबीन किए तो कुछ अता पता नहीं मिला। हम लोग सारा रात जगे हुए हैं। थाना को सूचना दिए थे? थाना को रात में सूचना नहीं दिए थे, लेकिन जो लाश मिलने पर जो उसको सूचना दिए हैं अभी। और बिहार के गोपालगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी मां ने रिश्ते को शर्मसार करते हुए अपने 4 बच्चों को तालाब में डुबो दिया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे का इलाज फिलहाल चल रहा है। तो वहीं एक मासूम की अब तक कोई खबर नहीं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चे की तलाश में लगी है, तो वहीं हत्यारी महिला की तलाश भी अब की जा रही है। और
और समस्तीपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। जिले के नामापुर के नाव हादसे में 4 लोगों का शव बरामद किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो 3 से 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश स्थानीय गोताखोरों द्वारा जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि घटना के 12 घंटे बीतने के बावजूद भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। मेरे परिवार का लापता है, भाई है, बहू है। तो कैसे ये हादसा हुआ था? वहाँ से घर से आए थे, ससुराल जा रहे थे। अच्छा, इसी बीच में नाव डूब गया उसमें। शासन के तरफ से अब तक कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है, न कोई पहल किया गया है। और अब तक जो है एनडीआरएफ का कोई भी टीम नहीं आई है। मैंने अभी जो है प्रशासन के द्वारा अगर व्यवस्था किया जाता है, यहाँ जो है 3.25 करोड़ रुपया किचन पर खर्चा किया गया है। नाव में जो है खर्चा किया जाता है, लेकिन इसको 4 फीट केवल ऊंचा इस सड़क को कर दिया जाता, तो इस तरह की बार बार जो घटना घटती है नहीं घटती। और वहीं दरभंगा में डीएम ने जरीसू पंचायत के 3 ग्रामों का भ्रमण कर वहां के बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया है। और इस दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक भवन में चल रहे सामुदायिक किचन का भी जायजा लिया और व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं बेनीपुर के बाढ़ प्रभावित परिवारों का ठीक से सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार पॉलिथीन शीट्स का वितरण करवाने की भी निर्देश दिए। और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। और ऐसे में अररिया प्रखंड के मथुरा में ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बाढ़ का पानी आ गया, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अब तक सूद लेने नहीं पहुंचे। जनप्रतिनिधि तो जैसे कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और ऐसे में वे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को विवश हैं। कोसी नदी की तेज धारा के कारण सुपौल के डगमारा पंचायत अंतर्गत सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध टूट गया और इसके कारण नदी की तेज धारा टूटे बांध के बाहर निकल रही और सुपौल और मधुबनी के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। और यह धारा मुख्य रूप से कुछ ही दूर स्थित तिलयुगा नदी में गिर रही है। इससे तिलयुगा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। बेगूसराय में कुपोषण के खिलाफ व्यापक कार्यक्रम के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के तहत सामुदायिक आधार पर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनके समुचित इलाज और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। ये समुदाय आधारित अति गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन कैसे हो, उसी के संबंध में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें यूनिसेफ और पीरामल स्वास्थ्य ये हमारे सपोर्ट पार्टनर्स हैं। और इसमें सभी MYCs को, सभी CDPOs को और जीविका की टीम को आज शुभारंभ कार्यक्रम में इनवाइट किया गया था। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। मुंगेर के सोजी घाट के पास खास महल की जमीन पर अवैध निर्माण को जिलाधिकारी ने रोक दिया है। जब इस जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना मिली तो डीएम नवीन कुमार अधिकारियों के दल के साथ वहां पहुंचे और तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगवा दिया। साथ ही अवैध निर्माण कर रहे अतिक्रमणकारियों पर उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। और नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर अपनी बेटी का एक व्यक्ति के साथ झूठी शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए ऐंठने का यानी 1.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शादी के दिन युवक अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर आया तो देखा कि लड़के के माता पिता और उसके एक भी रिश्तेदार नहीं थे। जब रिश्तेदार से पूछा गया तो लड़के के माँ बाप नहीं आए थे। वे लोग भागने लगे। भागने के क्रम में दोनों को पकड़ लिया गया। वहीं इस संबंध में पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। यही है कि हम लोग को साथ में धोखा इसीलिए किया गया। सब चीज बात जो शादी का मंडप तक गए, सब चीज तो ठीक हुआ, बरमला रोना सब चीज ठीक हुआ, लेकिन शादी का मंडप पर जिस समय में बैठने गया था उसी समय में धोखाधड़ी किया है। थोड़ा सा मेरा गाल जला हुआ था, थोड़ा सा उससे वही बोला कि थोड़ा सा उम्र भी नहीं ले जाओ, हम उसको करा देंगे। लड़का धोखाबाज किया हम लोग के साथ, और क्या फूफा जी भी किए।
वहीं गुमला में एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर या गांव सरकार स्वच्छ भारत बनाने की दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में गंदगी का अंबार सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जो अभियान शुरू हुआ स्वच्छता का आंदोलन अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचा। गांव हो, गली हो, नुक्कड़ हो, शहर हो, कोई भी इस अभियान से अछूता नहीं। ये तस्वीरें स्वच्छ भारत की हैं साहब, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि जरा मुझे देख लीजिए। ये तस्वीरें सरकारी वादों और दावों की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें लोगों को भी उनकी करतूत दिखा रही हैं, लेकिन साहब सुनने वाला कोई है ही नहीं। खैर आप ही सुनिए और देखिए भी, लेकिन इस रास्ते से अगर आप गुजरते हैं तो नाक मुंह मत बनाइए, क्योंकि ये आप ही की देन है। जनाब ये तस्वीरें झारखंड के गुमला शहर की हैं। जहां शहर में नगर निगम ने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर शहर को स्वच्छ बना दिया है। नगर निगम ने इस दौरान अपना दुखड़ा भी सुना दिया है कि हम तो सफाई करते हैं साहब, लेकिन लोग फिर गंदगी फैला देते हैं। जितनी सफाई करनी है लगातार सफाई कर रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि इसमें नगर के लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सफाई सवेरे हो रहा है तो शाम में फिर कचरा भर जाता है। तो अब एक जगह में एक दिन में एक जगह सफाई हो रहा है, अब उसी के बीच में होता है कि लोग जो सफाई को देख नहीं रहे हैं, सफाई माने वहाँ पर जमा हो रहा है उसी को देख पा रहे हैं। तो सुना आपने नगर परिषद के अध्यक्ष का दुखड़ा। ये साहब ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष ने गुमला नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप भी लगा दिया। गुमला विशेषकर नगर परिषद का जो क्रियाकलाप किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमको लगता है पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं गुमला नगर परिषद की एक ऐसा नगर परिषद है जहाँ की भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ नगर परिषद के अध्यक्ष अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा गुमला नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं जनता गंदगी से परेशान है। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो शहर को साफ करने का अभियान भी चला रहे हैं। है जिससे कि यहाँ पर गंद भी मारता है और दुकान के जस्ट सामने हो जाता है। परेशानी तो होता है, लेकिन नगर पालिका बहुत कम ध्यान देते हैं। तो साफ सफाई करना चाहिए जिससे कि यहाँ पर माहौल अच्छा रहे। मिशन बदलाव का वार्ड का सवाल, वार्ड के सरकार अभियान के तहत गुमला नगर परिषद के सभी वार्डों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आप गुमला नगर परिषद के कोई भी इलाका में चले जाइए, कहीं भी साफ सफाई नहीं, कहीं भी मच्छरों का प्रकोप से बचाने के लिए जो फॉगिंग मशीन की जो व्यवस्था है वो भी कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बहरहाल मोदी सरकार एक तरफ भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ गुमला नगर परिषद बड़े बड़े पोस्टर लगाकर ही शहर को साफ करना चाहती है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि लोगों को गंदगी से कब निजात मिलेगी, कचरे के ढेर को नगर परिषद साफ कब करवाएगी, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ऐसे ही भारत स्वच्छ बनेगा। गुमला से अजीत सोनी के साथ अविनाश पांडे की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी ऋतिक को दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।